साथियों, स्वागत करते हैं आईएसपीसीएस वॉरियर्स में। और जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सबको प्रॉब्लम कर रहा था और इस बार का टेस्ट टॉपिक भी जो हमारे इस वीक का है उसमें हमने पॉलिटी का टॉपिक लिया 10 टॉपिक, जिसमें से कि कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिमम जो टॉपिक्स हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें इस क्रम में एक वीडियो आपको यूट्यूब पे आ रहा है जिसमें कि प्रियम्बल प्रस्तावना को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल उद्देशिका कहा जाता है। और मैं एक चीज़ लिखा हूँ कि जो पढ़ा दिया उससे एक प्रश्न सबमिटेड बीपीएससी में बाहर नहीं आएगा, यानी कि जो मैं टॉपिक करवा दूंगा, क्योंकि उस टॉपिक का जितने भी प्रश्न यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं मेंस में, उसका या फिर क्या हो सकता है या फिर किस टॉपिक का क्या डायमेंशन हो सकता है, वहाँ तक मैं कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि उससे बाहर कोई सवाल नहीं आए। क्योंकि जिस टॉपिक को पूरा अगर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, सारे डायमेंशन को कवर कर लीजिएगा और पीवाई बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो मैं बीपीएससी का पीवाई तो करके दिखाऊंगा ही, साथ ही आपको यूपीएससी में भी जो पीवाईक्यूज बन सकते हैं या फिर बने हैं उस टॉपिक से, उसको हम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए और थोड़ा सा आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को मैं इतना अच्छा से करवाऊंगा। पॉलिटी में सबको प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आप इसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। जो प्रियम्बल में जो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है या फिर सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, टर्म आप नहीं समझ पाते हैं ना। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो वही परेशान करता है आपको। ये वीडियो जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा, तो इसको दिल थाम के आपको देखना है। और मेरा दावा है कि आप कितने भी कमजोर हो पॉलिटी में, लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो आपको लगने वाली है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं उनको मैं प्रोसेस बता दूं, हमारा प्रोसेस क्या है। अब कोई भी नया आंसर राइटिंग बैच नहीं है, जो है वही है। स्टार्टिंग फरवरी से चल रहा है। 6 टेस्ट हो चुके हैं, इसको आपको कवर करवा दिया जाएगा। जिनका छूटा है, जो नया इनरोल होंगे, 1500 फी है इसका। 30 टेस्ट सेक्शनल प्लस फुल लेंथ होगा। एक वीक में 2 टेस्ट होगा, जीएस का, जीएस 1 या 2 का या एशे का। ठीक है, टेस्ट टॉपिक दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा, रैंक, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर इत्यादि आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऑनलाइन जूम मीटिंग या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिनको भी इनरोल करना है 91 17 16 63 47 9117 166347 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, इस पर कॉल नहीं लगेगा। हमको जरूरत लगेगा तो इधर से हम लोग कॉल बैक कर लेंगे। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। अभी तक क्या क्या सवाल बने इस टॉपिक से, थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेना है डिटेल में, ताकि आपको इसका क्लियरिटी हो जाए कि बीपीएससी कहाँ तक गया है, ठीक है, और कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे जो बीपीएससी में अभी तक पूछा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा कि बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में मैं डायमेंशन बता दूंगा कहाँ तक अभी तक बीपीएससी पूछा है। 2-4 टॉपिक ही हैं प्रियम्बल का जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश में बात करिएगा तो इंग्लिश में इसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेन हाउ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरा 68 में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करिए। तो ये प्रश्न भी आपको 68 में पूछा गया। 2 रिसेंट प्रश्न यही हैं आपके। तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो इसको जानना है, यानी कि आप एक टर्म देख रहे हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कि सेकुलरिज्म पूछा है। इसमें क्या पूछा है, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। इसमें पूछा है कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना है, मतलब जिस किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम जो काम करते हैं, तो क्या संविधान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति के लिए क्या कार्य योजना प्रस्तुत करता है, स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है, तो ये धर्मनिरपेक्षता को कैसे सुनिश्चित करता है, ये कैसे करता है, आपको प्रियम्बल इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति, मतलब नेचर पूछ रहा है, एवं महत्व का मूल्यांकन करें। तो ये प्रकृति और महत्व ये इंपॉर्टेंट है, ये कि इवेल्युएट द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। तो ये नेचर, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर पढ़िएगा तो सारा इसमें इसके टर्म आ जाएंगे, यहाँ से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और इंपॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस कर सकते हैं, महत्व इसका क्या है, इसका मूल्यांकन अभी तक इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है। भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण करें। फिर महत्व पूछा, इंपॉर्टेंस पूछा है। एग्जामिन द रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फिलोसफी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न एक अंतिम है कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा की क्रियान्वित करने के लिए कौन से उपबंध किए गए। 64 बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
postulates in its preamble that India shall be socialist, secularism, democratic republic. What are the constitutional provisions to enforce the declaration? मतलब कि ये जो है संविधान के उद्देश्यों को पूर्ति करने में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित करता है। ये कैसे क्रियान्वित किया गया है, कैसे इसको एक्टिव किया गया है, इसके बारे में सवाल पूछा गया। अभी शायद आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा नहीं आएंगी, लेकिन इसको डिटेल कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अभी तक क्या बीपीएससी सवाल पूछा है, हम लोग इसका पूरा रेंज देख लेते हैं, या फिर यूपीएससी में कहाँ तक सवाल बन सकता है, इसका भी हम लोग रेंज देख सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक पूछा जाता है कि नेचर। सबसे पहले संविधान का नेचर जानना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है उसको जानना पड़ेगा। अब नेचर, किसी का नेचर जानना है तो क्या जानिएगा भाई, बोलता कैसे है, रहता कैसे, काम कैसे करता है। उसी तरह संविधान का नेचर में क्या क्या आएगा, एक आता है संप्रभुता, ठीक है, सोवर्जिन जिसको कहा जाता है। उसके बाद से समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणतांत्रिक, रिपब्लिक। ये 5 टर्म आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपके नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो जाएगा। जब भी सवाल पूछेगा कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का नेचर जानना होगा, तो ये 5 टर्म को आपको डिस्क्राइब करना होगा। ये 5 टर्म के बारे में जान जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा चीज पूछ सकता है इसका ऑब्जेक्टिव या गोल्स, जो कि अभी हाल ही में पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो आज तक या तो नेचर पूछेगा या आपसे उद्देश्य पूछेगा। तो उद्देश्य में क्या क्या आ जाएगा, अरे भाई क्या उद्देश्य है, न्याय का, जस्टिस का, कैसा जस्टिस, कैसा न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आप पढ़ते हो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, आपका जस्टिस, ठीक है। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समता, सबको बराबर करना, इक्वालिटी, बंधुता, फैटर्निटी, ठीक है। ये सारा 4 टर्म याद रखना आपको, किस में, इसके उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव में। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, केवल मैं अभी शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके सिग्निफिकेंस यानी कि इसके महत्व को जानना है, किसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व क्या क्या हो सकता है, आप इस चीज़ को डिटेल में हम लोग कर देखेंगे। तो सिग्निफिकेंस में आपका आ जाएगा 1 2 3 कर लीजिए इसका, हाँ सॉरी ये ठीक है। 3 नंबर क्या है, महत्व, सिग्निफिकेंस पूछा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस में क्या बताना होता है कि जो भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका जो स्टेटमेंट होता है उसी इसके महत्व को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसकी आलोचना, क्रिटिसिज्म जाने की कैसे गलत है। जैसे कि आप पढ़िएगा, इसको क्या कहा जाता है, टिथलेस टाइगर, यानी कि दंत विहीन व्याघ्र, यानी ऐसा बाघ जिसका दांत ही नहीं है। मतलब समझ सकते, बाघ है, डरावना है, लेकिन काट नहीं सकता, यानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर इसका इवोल्यूशन आपको क्या होता है, आपका अगर इसको क्या किया जाता है, इसका वायलेशन किया जाता है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, जैसे कि डीपीएसपी में भी नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इसको दंत विहीन व्याघ्र यानी कि बिना दांत वाला बाघ भी कह के संबोधित किया जाता है। इसके अमेंडमेंट्स के बारे में जानेंगे, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है और किया जा सकता है कितनी बार किया गया और किस किस वर्ड्स को यूज़ किया गया, किस वर्ड को यूज़ यानी कि ऐड किया गया, उसके बारे में जानेंगे। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल्स एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में जानेंगे। आज तक बीपीएससी यही सवाल पूछा है, एक बार और इसको रिवाइज कर लिए। सबसे पहले पूछेगा सारा टर्मिनोलॉजी के बारे में, संप्रभुता क्या है, समाजवादी क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, लोकतांत्रिक क्या है, गणराज्य क्या है, उसके बाद से न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समता क्या है, बंधुत्व क्या है, उसके बाद से महत्व, आलोचना, संशोधन, और क्या ये भाग है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारे सवाल आपके इससे बन सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक को, और टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं। आपको प्रस्तावना, प्रियम्बल याद होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसको लिया कहाँ से गया। इंट्रोडक्शन जब लिखिएगा तो उसमें बताना पड़ेगा कि इसको लिया कहाँ से गया है। इसको यूएसए से लिया गया, यानी कि अमेरिका से लिया गया है, और सबसे पहले अमेरिका ने इसको अडॉप्ट किया, उसके बाद से अमेरिका से भारत ने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया है। और ये किसके थ्रू आया है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव के थ्रू आया है। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, पेश किया, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है। ये फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंट्रो में यूज कर सकते हैं इसका। और इसको पास कब किया जाता है, 22 जनवरी 1947 में पास किया जाता है, ठीक है। तो अगर पूरा प्रस्तावना को अगर पढ़ते हैं शॉर्ट में, तो पता है कि कहा जाता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे भी सवाल बन सकता है कि इसमें तो कहा जाता है कि हम भारत के लोग, यानी कि लास्ट में देखिएगा तो एक टर्म आता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। आप इस टर्म को आपने पढ़ा होगा, जब पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो उसमें 3-4 ये टर्म आता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि इसको ऐसे कहा जा सकता है कि अडॉप्ट, उसके बाद से इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको, ये टर्म जो है, भारत के लोग जो है
ये सब कुछ है, ये कह रहा है संविधान, कह रहा है, प्रस्तावना कह रहा है कि हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे भारत के लोग हैं वही सब कुछ है, यानी कि इसको हम लोक प्रभुता कहते हैं हिंदी में, लोक प्रभुता। यानी कि संविधान कह रहा है कि क्या है, लोग ही सब है, किसका, संविधान में लोग ही सब है, यानी कि सारे पावर किसके पास है, पीपुल के पास सारे पावर है। तो इससे भी ये सवाल बन सकता है कि पीपुल के पास पावर सब है तो क्या, क्योंकि हमारा संविधान का उद्देशिका जो है, प्रियम्बल जो है, स्टार्ट पीपुल से स्टार्ट हम लोगों से होता है और हम ही लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, हमें हमारे द्वारा ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्वित किया जाता है, यानी कि एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्या सारा पीपुल, सारा जनता ही सब कुछ है, इससे सवाल बन सकता है। और यूपीएससी में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, या बीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं कि क्या रूसो का जैसे स्टेटमेंट है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, किसने कहा था, रूसो ने कहा था। तो ये सब को यूज कर सकते हैं। एक सवाल इससे क्या बन सकता है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, चर्चा करिए। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान ये कहता है कि लोक प्रभुता यानी कि पब्लिक ही सब कुछ है, जनता ही सब कुछ है, ये क्या एक भ्रम है कि सच्चाई है। अब इसमें आपको क्या होगा, ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट केसी वियर का स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, कि मतलब लोग ही सब कुछ है, ये क्या है, एक भ्रम है, क्या ये सत्य है। तो इसको कैसे वेरीफाई करना है, सबसे पहले बताना है कि भ्रम है, उसके बाद से हमारा तर्क क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखना है और इसको क्या करेंगे हम लोग, कंक्लूड करके खत्म करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको शॉर्ट नोट्स में, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें शॉर्ट आंसर में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है क्या। यानी कि लोक संविधान उद्देशिका ये कहता है कि लोक प्रभुता यानी कि लोगों ने ही बनाया है, लोगों ने ही इसको एक्सेप्ट किया है, यानी कि सारे लोग ही, भारत के नागरिक ही सब कुछ है, भारत के सिटीजन ही सब कुछ है। क्या ये सत्य है? तो चलिए इसको वेरीफाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां हम बात करते हैं संविधान को, और ये संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि संविधान या संविधान की प्रस्तावना जो है, इसको पेश कहां किया गया था, आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, यानी कि संविधान सभा में, संविधान सभा में। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा कंसेप्ट है ये। और किसके द्वारा हुआ था भाई, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था इसका, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, इसके लिए इनडायरेक्ट क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। और किसके द्वारा, प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा। प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा क्या किया गया था, इसको इलेक्ट किया गया था, यानी इसको कहा जा सकता है प्रोविंशियली लेजिस्लेचर कहा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, प्रांतीय विधानमंडल का मतलब हो गया कि प्रांतों से जो लोग चुन के आए थे उनके द्वारा। और ये कैसे लोग थे, या तो ये लोग शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे थे, या फिर धनी थे। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जो था, आपको यूनिवर्सल सफरेज का यूज नहीं किया गया था, मतलब कि सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है कि 18 साल हो गया तो सब लोग वोट डालेंगे, उसको सार्वभौमिक, मतलब वोटर आईडी के बाद से सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। लेकिन जब भी संविधान सभा, यानी कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर को आया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया मेरे भाई, ये संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। किसके द्वारा, संविधान सभा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और इसमें थे कौन से लोग, वैसे लोग थे जो इनडायरेक्ट चुनाव करके आए थे, मतलब इनडायरेक्टली उनको चुना गया था, जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। किससे, प्रांतीय विधानमंडल से, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से चुना गया था। और कैसे लोग थे, धनी और शिक्षित लोग थे। तो क्या धनी लोग, शिक्षित लोग पूरा भारत का लोग हो सकता है, ये कह रहा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो सारे लोग ऐसे थोड़े धनी शिक्षित हो सकते हैं। यानी कि जो संविधान सभा था उसमें केवल धनी और शिक्षित लोग ही चुन के गए थे, आम पब्लिक नहीं गया था। तो इसका मतलब हम ये ऐसे कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जिसमें विधानमंडल के लोग थे और विधानमंडल से ही चुना गया था। तो इसमें धनी और शिक्षित लोग थे। तो क्या ये जनता को नेतृत्व करता है, लीडर करता है? बिल्कुल ये गलत है। एक तो ये सेगमेंट हो गया कि इसको हम क्या करें, इसको हम काट दिए कि क्या हुआ, एक्चुअली जो है ये सारी चीज़ें जो थी, प्रोसेस जो था, ये आम पब्लिक के द्वारा नहीं हुआ था, केवल धनी और शिक्षित लोग, आम पब्लिक नहीं है, और भी लोग थे भारत का। यानी कि जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया, ये आम पब्लिक के द्वारा नहीं किया गया, यानी कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, ये गलत है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। लेकिन अपना तर्क भी देना है आपको। अपना तर्क क्या हो सकता है कि ऐसे लिख सकते हैं कि यद्यपि भारत की संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था और तत्कालिक प्रावधानों के अनुसार प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में केवल धनी और शिक्षित लोग ही भाग ले सकते थे,
लेकिन फिर भी इसमें सार्वभौमिक मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल सफरेज का यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन इसमें जो लोग भी थे, इसमें भारतीय संविधान के निर्माता जो लोग भी थे, ये पूरे भारत को क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। इसीलिए इसको मान सकते हैं कि क्या है, ऐसा कुछ भ्रम नहीं है, ये गलत है। इसको आप बैलेंस करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये सवाल लोक प्रभुता से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न, सारे टर्म को क्लियर करते हैं। तो पहला टर्म आएगा आपका संप्रभुता, यानी कि सोवर्जिन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको कहते हैं, या फिर संप्रभुता कह सकते हैं, सोवर्जिन कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भारत चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल मैटर में स्वतंत्र है, किसी का ये हेल्प नहीं लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल मैटर का मतलब है कि भारत को अगर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कोई अगर पॉलिसी बनाना होगा तो किसी से, दूसरे लोगों से क्या करेगा, इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये खुद बना लेगा। यानी कि भारत इसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमी और पॉलिटिकल चीज़ें कोई भी आपको डिसाइड करनी होगी, भारत इंटरनल मैटर खुद बनाएगा। दूसरा होता है एक्सटर्नल संप्रभुता, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता का एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है आपका, कि भारत को अगर किसी देश के साथ संबंध रखना है तो किसी देश पर निर्भर नहीं है। अमेरिका दबाव नहीं डाल सकता है कि भारत को चीन के साथ संबंध रखना है या नहीं रखना है। भारत खुद इसके लिए क्या है, स्वतंत्र है। अगर किसी देश से शांति समझौता करना है या लड़ाई करना है तो भारत खुद स्वतंत्र है, इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। सिंपल सी बात है। संप्रभुता का मतलब क्या हो गया, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि हम फ्री हैं, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, हम दूसरे का गुलाम नहीं है। तो हो सकता है संप्रभुता भी से प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न इस तरह का बना है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक है, चर्चा करिए। इसका मतलब ये हो गया कि संप्रभुता जो है या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो टर्म है, ये आज के दौर में क्या है, गलत है, मतलब इरिलेवेंस हो चुका है, यानी कि अप्रासंगिक हो गया है। क्या ये कथन सही है? तो फिर वैसे ही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कैसे, कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसे इसलिए कहा जाता है, पहले आप वेरीफाई करिएगा कि संप्रभु भारत है, लेकिन देखिएगा कभी कभी WTO है जो भारत को दबाव डालता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये कहता है कि इस चीज़ का इतना एक्सपोर्ट नहीं करना है, इस चीज़ का इंपोर्ट नहीं करना है। वर्ल्ड बैंक कभी कभी भारत में इंटरफेयर करता है, IMF इंटरफेयर करता है। तो इस पे सवाल इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि इस दौर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श जो है अप्रासंगिक हो गया है, इरिलेवेंस हो चुका है, अभी इसका कोई महत्व नहीं है। तो बताना है कि हाँ, ये लोग दबाव डालते हैं, यानी कि भारत स्वतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी अपना एक स्टेटमेंट देना है कि भारत अपनी मर्जी से इसका सदस्य बना है, इसीलिए भारत एक तरह से क्या है, संप्रभु है, सोवर्जिन है। ठीक है, तो इस तरह का आप इसको करके बैलेंस करके काउंटर करके आप इस प्रश्न को आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो समाजवादी का मतलब क्या होता है, अगले टर्म पे आता है। सारा टर्म क्लियर हो गया ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है इसका आंसर लिखने से। समाजवादी का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। समाजवाद का मतलब होता है, समाजवाद दो तरह के होते हैं, एक समाजवाद मार्क्सवाद का समाजवाद होता है और दूसरा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है। ठीक है, तो भारत में जो है ना, मार्क्सवाद का मतलब क्या हो गया, समाजवाद का मतलब हो गया कि जो भी संसाधन है उसका वितरण, मतलब कि सबको संसाधनों का वितरण, हमारे पास जो भी भारत में संसाधन है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या है, इसको कहा जाता है समाजवाद। अब समाजवाद दो तरह के हो जाते हैं, एक मार्क्सवाद का समाजवाद, दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारत का जो समाजवाद है, मार्क्सवाद का समाजवाद क्या है कि हम संसाधनों का वितरण करेंगे सबको बराबर, लेकिन कैसे भाई, वर्ग संघर्ष के द्वारा, मतलब कि खून बहाएंगे, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन संसाधनों का हम वितरण करेंगे। ये क्या है, मार्क्सवाद समाजवाद है ये। लेकिन लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, या फिर सोशलिस्ट क्या है, ये आपको है कि हम एक तरीका के माध्यम से क्या करेंगे, इलेक्शन करवा लेंगे, संसद कानून बना देगा, तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का संवितरण कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चुनाव के माध्यम से, गवर्नमेंट को चुन के, चाहे जैसे भी, लेकिन ये वर्ग संघर्ष के माध्यम से नहीं। तो भारत का जो भी सोशलिस्ट जो भारत है, किस तरह का सोशलिस्ट है, तो आप कह सकते हैं कि भारत जो है लोकतांत्रिक क्या है, समाजवाद है। ठीक है, अब इसीलिए कहा जाता है कि भारत में मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब हो गया कैपिटलिज्म भी है और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, दोनों का मिक्सर है, आपको पता होगा, LPG वगैरह इसका एक्सेप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समाजवाद आप समझ के, कभी भी समाजवाद पूछेगा तो समाजवाद से आप सवाल बना सकते हैं। सवाल कैसे बन सकता है कि भारतीय समाजवाद प्रस्तावना का समाजवाद है, भारत का समाजवाद क्या है, तो इसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि भारत का समाजवाद क्या है। एक तरह का लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक क्या है, सोशलिस्ट है भारत,
इसमें क्या होगा, आय जो होगा उसका असमानता को कम करेगा, जीवन के स्तर की असमानता को कम करेगा, वंचित और मजदूर वर्गों का कल्याण करेगा, एक तरह का समानता पे आप जोर दे सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म है सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष। सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत के पास कोई अपना क्या है, रिलीजन नहीं है। भारत किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, यानी कि भारत के कोई भी लोग कोई भी धर्म को मान सकते हैं। यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। राज्य के अपने नागरिकों में जो भी भारत के सिटीजन है उसमें धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सभी नागरिकों को चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। अब इससे सवाल बन सकता है कि भारत किस सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका बताएं। कि कहा जाता है कि भारत क्या है, इस पे सवाल 68 में भी पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष तो है, सही बात है, लेकिन किस हद तक धर्मनिरपेक्ष है ये बताइए, और भारतीय राजनीति जो है उसके संदर्भ में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि संविधान में बताया गया कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। कैसे? भारत में कोई राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत में सबको समान अधिकार है धर्म चुनने का, अपने धर्म का प्रचार करने का, प्रसार करने का समान अधिकार है। लेकिन 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 इसका दूसरा पार्ट जब खबर करिएगा कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के मुद्दे भी धर्म के आधार पर उठाए जाते हैं। तो सवाल उठता है क्या भारत सेकुलरिज्म है, भारत सेकुलर है? क्योंकि चुनाव इलेक्शन जो होते हैं उसमें धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। भाई कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो राम मंदिर बनवाया तो ये धार्मिक मुद्दा है, तो भारत तो सेकुलर है, तो अब चुनाव में इसका यूज क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये प्रभावित हो रहा है ना, हमारा सेकुलर जो है ये टर्म प्रभावित हो रहा है। तो ये शिकायत हो गया, ये क्रिटिसिज्म हो गया। उम्मीदवारों का जो चयन भी होता है कैंडिडेट्स का, वो भी धर्म की भूमिका उसमें बड़ी होती है कि कहेंगे हिंदू धर्म के हैं तो इस क्षेत्र से उठाइए इनको, मुस्लिम धर्म से है तो इस क्षेत्र से उठाइए उनको कैंडिडेट को। तो इसमें भी क्या है, वायलेशन हो रहा है आपका सेकुलर टर्म का। इसके अलावा जनता का मतदान का व्यवहार भी धर्म पे आधारित होता है कि हमारे धर्म के हैं तो भाई इनको हम वोट देंगे। कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स आपको पता ही है बिहार में क्या स्थिति है। चुनाव के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनता है उसमें धार्मिक लोगों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दल भी, पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए जाते हैं। सरकार की कुछ पॉलिसीज भी जो होती है वो भी धर्म के आधार पर होती है। तो आप इसको क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं। शॉर्टकट में हर चीज़ को हम आपको डिफाइन करने चलते हैं। तो आपने सेकुलरिज्म समझ लिया, आप चलते हैं लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि देखिए दो तरह का लोकतंत्र होता है, एक को कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक, और दूसरा होता है आपका अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक। अब संसदीय एक लोकतंत्र होता है, हम लिख दे रहे हैं संसदीय लोकतंत्र होता है, और दूसरा क्या होता है अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल होता है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो क्या, भारत का लोकतंत्र क्या है, संसदीय लोकतंत्र है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक है भारत, या फिर प्रेसिडेंशियल है। तो आप इसके लक्षण जान लीजिए, पता चल जाएगा। भारत का जो संसद है ये है आपका पार्लियामेंट्री है। रीजन क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोकतंत्र होता है इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव होती है ना वो कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि भारत में कार्यपालिका और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो होती है वो डिपेंड होती है किस पे, विधायिका पे डिपेंड होती है। यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव है आपका वो डिपेंड होता है किस पे, आपका लेजिस्लेटिव पे डिपेंड होती है, ये अलग नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ये सिस्टम किसका है नेचर, ये संसदीय लोकतंत्र का यानी कि डेमोक्रेटिक का। लेकिन अध्यक्षात्मक में क्या होता है, इसमें सारे पावर्स किसके पास, इसमें देखिए इसमें सारे पावर्स किसके पास होते हैं, पीएम के पास। कहने के लिए पावर किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन एक्चुअल जो पावर होते हैं पीएम के पास होते हैं। इसमें क्या होता है, सारे पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं जो प्रेसिडेंशियल होता है। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसए इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल भारत ले सकते हैं। तो अगर सवाल पूछेगा तो आप बता सकते हैं भारत में कैसा है, संसदीय लोकतंत्र है। यानी कि भारत में जो भी कार्यकारिणी होती है इसका जो होता है विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। ये जो भी एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होता है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है। और मताधिकार का यहाँ पर मत देने का अधिकार भी सबको है। कई ऐसे नेचर हैं जो कि डेमोक्रेटिक ये आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक को भारत को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये टर्म भी आपने क्लियर कर लिया। अगला टर्म है कि क्या गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है
कि ये वंशानुगत नहीं होगा, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, इस तरह का। यानी कि जो भी चुनाव होंगे, जो भी हेड चुने जाएंगे, वो इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे, चाहे वो इलेक्शन इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। पीएम का चुनाव क्या होता है? डायरेक्ट होता है। तो हमारा हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, राज्यसभा से, ठीक है। तो अब भारत क्या है? एक तरह का रिपब्लिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब आप समझ गए कि जो भी उसका हेड होगा देश का, वो क्या होगा? आपको चुनाव के थ्रू आएगा। ये आप समझ लीजिए, यही आपका क्या था, सारा आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब ऑब्जेक्टिव उद्देश्य में क्या क्या जाना? न्याय। न्याय का मतलब क्या होता है? जस्टिस। जस्टिस, न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय कितने तरह का भाई? न्याय मतलब किसी से अन्याय नहीं, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये मैं क्या करवा रहा हूँ? सारा सारा आपका संविधान का टर्म करवा रहा हूँ, क्योंकि आप जब पढ़िएगा पूरा, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमने पढ़ लिया। समाजवादी, ये भी पढ़ लिया। धर्मनिरपेक्षता, ये भी पढ़ लिया। लोकतांत्रिक, ये भी पढ़ लिया। गणराज्य बनाने के लिए, ये भी पढ़ लिया। इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन तरह का न्याय पढ़ना है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आगे आइएगा तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। पांच तरह का क्या दिया गया है भारत में? लिबर्टी दिया गया है। क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा के बारे में बात कहा गया, प्रतिष्ठा, समता, इक्वलिटी, और क्या? बंधुता। ये सारे टर्म को हम लोग क्लियर करेंगे। आते हैं इस पे, हम लोग इस पे थे। भारत में जस्टिस तीन तरह का न्याय होते हैं। एक होता है सामाजिक न्याय, एक होता है आर्थिक न्याय, और एक होता है राजनीतिक न्याय, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब सामाजिक न्याय का मतलब क्या होगा? किसी के कास्ट के आधार पे, किसी के वंश के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, इसको कहा जाता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय होता है कि कोई गरीब है, कोई धनी है, इसमें भेदभाव गरीब धनी के आधार पे नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सबको मतदान देने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि मैं धनी हूँ या फिर मैं गरीब हूँ तो मुझे मत देने का अधिकार नहीं है, या फिर मेरे वोट का वैल्यू कम है और जो धनी है उसका वोट का वैल्यू ज़्यादा है। ये गलत है। सबका इक्वल राजनीतिक अधिकार है, या फिर सरकार चुनने का अधिकार या अपनी बातें रखने का अधिकार सबको इक्वल है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की, लिबर्टी की बात करते हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो टर्म है आपको इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपके बन सकते हैं कि क्या क्या फ्रीडम है आपके। कह सकते हैं कि थॉट्स यानी विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीव यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ बिलीव विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म यानी कि आप कह सकते हैं रिलीजन की स्वतंत्रता, और उपासना, उपासना मतलब वर्शिप। अब सारे टर्म को हम लोग समझते हैं कि मतलब क्या होता है। सबसे पहला टर्म आपको देखने को मिल रहा है थॉट्स, मतलब हमारे अंदर जो आंतरिक चीजें चलती हैं मन में, उसको हम लोग कहते हैं विचार। क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, या शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो क्या करिएगा, सारे को आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या आप इसमें लिख सकते हैं कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, सबको एक्सप्लेन करिए। विचार का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर जो चीजें चलती हैं, मंथन, उसको हम लोग विचार कहते हैं। विचार यानी कि थॉट्स, तो इसको बता सकते हैं आप। दूसरा टर्म हमने आपको यूज किया विचार, अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन, यानी कि जो चीजें हम सोच रहे हैं उसको बाहर बता देना, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी कि बाह्य चीज, एक्सटर्नल चीजें होती है हमारे एक्सप्रेशन, मतलब कि हम सोच रहे थे मन में, आपको बता दिए, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो इसकी भी स्वतंत्रता है। तीसरा चीज है इसका टर्म विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना। धर्म के मतलब सबको अलग अलग धर्म मानने की क्या है आपको क्या है कह सकते लिबर्टी है। इसके आधार विश्वास, विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब होगा किसी विचारधारा को एक्सेप्ट करना। अगर हम गांधीवादी विचारधारा के हैं तो हमको पूरा अधिकार है कि हम गांधीवादी विचारधारा को मान सकते हैं। कोई अंबेडकर को मानता है, अंबेडकर को मान सकता है। तो हमारा विचार जो है, हम अपने हिसाब से विचारधारा को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। धर्म, उपासना, उपासना मतलब कि जिस रिलीजन को मानते हैं उसका आचरण कर सकते हैं, आचरण की स्वतंत्रता है। यानी कि उसका मतलब अगर हिंदू है तो हमको पूजा करने की स्वतंत्रता है, मुस्लिम है तो मस्जिद में जाने की स्वतंत्रता है। उपासना का मतलब कि साध्य साधन वाली बात हो जाती है कि जो करना है आपको, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो धर्म है उस धर्म के अनुसार आप क्या कर सकते हैं। तो ये टर्म हो गया। इक्वलिटी का मतलब हो गया, इक्वलिटी का मतलब हो गया समता। समता का मतलब ये कि किसी आधार पर किसी से भेदभाव नहीं, यानी कि ये ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा की समता, अवसर की समता। दो तरह का है। प्रतिष्ठा मतलब कि स्टेटस कह सकते हैं। कितने तरह की समता होती है? अवसर की समता एक होता है और एक प्रतिष्ठा की समता होता है, स्टेटस। इंग्लिश में इसको स्टेटस कह सकते हैं।
स्टेटस का मतलब हो गया समाज में व्यक्ति का हैसियत क्या है, जाति क्या है, धर्म क्या है, इसके आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। मिला जुला के बातें वहीं हो गई, पीछे वाला ही। और अवसर का मतलब क्या हो गया कि अवसर का मतलब है कि सबको समान रूप से अवसर दिए जाएंगे अच्छा करने का। अगर कोई महिला है और पिछड़ी हुई है आज के समाज में, तो उनको क्या किया जाएगा, आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि नौकरी में सबको आरक्षण दिया जा सकता है, मतलब सबको समान रूप से अवसर मिलेगा। जन्म, जाति, इस आधार पे हम लोग इसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या हमने देख लिया, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। बंधुता का मतलब क्या होता है, दो तीन टर्म हम लोग को लग रहा है, एक दो टर्म और छूटा था इस बीच में, इसमें एक छोटा व्यक्ति की गरिमा। यहाँ समता के बाद से व्यक्ति की गरिमा एक आता है। व्यक्ति की गरिमा का मतलब हो गया डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा का परिपूर्ण जीवन का अधिकार है, कि हमारा क्या है, अपना एक सम्मान है। तो कुल मिला जुला के यही है, इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है ये। व्यक्ति की गरिमा हो गया। एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी का मतलब होता है कि नागरिकों के बीच में एक होने की भावना, ये हो गया इंटीग्रिटी, सॉरी यूनिटी। और इंटीग्रिटी क्या होता है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक क्षेत्र को, एक भूभाग को अलग नहीं करने का, मतलब एक क्षेत्र को बांध के रखने का हम लोग टर्म को कह सकते हैं अखंडता, यानी कि जो टूटे नहीं, इंटीग्रिटी, ठीक है। समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बंधुता का मतलब पता ही है, बंधुता का मतलब होता है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे में भाईचारा हो, ठीक है। तो ये टर्म हमने लगभग सारा क्लियर कर लिया शॉर्टकट में। सबसे पहले अब सिग्निफिकेंस जानते हैं, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ठीक है। देखिए, संविधान जो है, एक तरह से संविधान हमारा क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है, हमारे पूरे संविधान का परिचय पत्र है। यानी कि कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका भूमिका पढ़ लीजिए तो पता चल जाता है, इंडेक्स पढ़ लीजिए तो पता चलता है कि हमारे पूरे बुक में क्या क्या दिया हुआ है, पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर हैं। उसी प्रकार अगर प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा तो प्रियम्बल से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूरे संविधान में पढ़ना क्या क्या है। मतलब पूरे संविधान में क्या जस्टिस क्या पढ़ना है, लिबर्टी क्या पढ़ना है, इक्वलिटी क्या पढ़ना है। यानी कि कह सकते हैं कि शॉर्ट या समरी कह सकते हैं पूरे किताब का। हमारा संविधान अगर किताब है तो इसकी भूमिका या इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, आपका कह सकते हैं कि इसका प्रियम्बल को कह सकते हैं। यानी आपने एक सुना भी होगा, एन ए पालकीवाला जो है, उन्होंने कहा एक बात कि संविधान का परिचय पत्र कहा है। इसको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं कि एन ए पालकीवाला ने क्या कहा है कि इट इज़ द, ये कह सकते हैं कि कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या कहा, भारत का क्या है, ये परिचय पत्र है। तो एक तरह से इंपॉर्टेंस इसका हो सकता है। इसके अलावा कुछ कुछ विशेषज्ञों का कुछ कुछ कहना है, जैसे कि ठाकुर भार्गव दास का आपने नाम सुना होगा। ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा है, भारत के प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को कहा है उन्होंने कि इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत का आत्मा है, संविधान का क्या है, आत्मा है। मतलब कि इसको अलग कर देंगे तो लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। आगे और भी विचारकों को देखिएगा इसका इंपॉर्टेंस के बारे में, तो कुछ कुछ और मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति राजेंद्र गड़कर भी इसका एक्सप्लेनेशन किए हैं। इसके अलावा पालकीवाला का हमने बता ही दिया, पालकीवाला ने भी इसके बारे में कहा है, परिचय पत्र कहा है। के एन मुंशी ने भी इसको क्या कहा है, राजनीतिक जनपत्री के रूप में संबोधित किया है। इसके अलावा आगे ठाकुरदास भार्गव के बारे में बता दिया कि संविधान का आत्मा इन्होंने कहा है। इसके अलावा आगे जाइएगा तो प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का झलक बताया जाता है कि कैसे लोग लड़े थे। अलादी कृष्ण स्वामी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी कि हमारा फ्यूचर में भारत क्या होगा, इस संविधान के प्रस्तावना में पहले ही एज्यूम करके बता दिया गया है कि हमारे फ्यूचर का भारत क्या होगा। ये सारे राजनीतिज्ञ जो है, इनकी जो भी विद्वान हैं, इनकी आप स्टेटमेंट के आधार पे आप इंपॉर्टेंस में सारे लिख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत में, या फिर हम जो नोट्स भेजे हैं ग्रुप में, सारा चीज़ ये चीज़ दे रखा गया, ठीक है। या फिर अर्नेस्ट बार्कर ने भी कहा था, उनका एक अर्नेस्ट बार्कर का एक बुक था कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो अर्नेस्ट बार्कर अपनी बुक की शुरुआत ही इसी से किए थे कि प्रस्तावना लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं, मतलब कि काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, क्लेवर लोग हैं जिन्होंने प्रस्तावना लिखा है। आप सोच सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंस पता चल सकता है कि प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब बात ये चलता है, अब सवाल आता है कि प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे क्या हैं। क्या संविधान का प्रस्तावना अंग है कि नहीं है, ये सवाल उठता है। इस पे क्या क्या सवाल आए हैं, क्या क्या मैं आपसे बात करता हूं। हो सकता है इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये अंग है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले आलोचना जान लेते हैं कि आलोचना क्या है, शिकायत क्या है हमारे प्रियम्बल के बारे में। शिकायत नंबर 1, इसको कहा गया है दंत विहीन व्याघ्र, यानी कि टिथलेस टाइगर, यानी कि बिना दांत का बाघ है। क्योंकि क्या है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, इसका अपरिवर्तनीय है। यानी कि अगर इसका वॉल्यूशन होगा तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो क्या है, बिना दांत का बाघ है, ये काटने में सक्षम नहीं है।
पहला इसका आलोचना क्रिटिसिज्म हो गया। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो आपको प्रस्तावना में अस्पष्टता का भाव है, मतलब कि सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, ये सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, ये टर्म क्या है, काफ़ी टफ हैं, तो इसको समझना आम नागरिक को दिक्कत होता है। दूसरी शिकायत ये हो सकता है, पहला क्या आपने जाना, पहला जाना कि ये क्या है, ये कह सकते हैं कि ये दंत विहीन व्याघ्र यानी कि टिथलेस टाइगर है। दूसरा कि इसके टर्म काफ़ी क्या है, टफ है। और ये भारतीय संविधान के प्रस्ताव में मौलिकता का अभाव है, ओरिजिनिटी का अभाव है, यानी कि इसको लिया कहाँ से, अमेरिका से, यानी कि अपना है नहीं। इसका लैंग्वेज कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और प्रियम्बल को अमेरिका से, तो इसमें ओरिजिनिटी का अभाव है, इसलिए हम इसका क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग सवाल आते हैं सीधे कि इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या ये संविधान का भाग है कि नहीं है। अगर ये संविधान का भाग है, यस, तो इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है। अगर संविधान का भाग नहीं है तो अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम संविधान के भाग में अमेंडमेंट कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हमारा जो भी बुनियादी ढांचा होता है, यानी कि मेन चीज़ जो टर्म होते हैं उसको छोड़ के। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि क्या संविधान का अंग है कि नहीं। ठीक है, तो पहला केस आया था, केस नंबर 1 1960 में आया था, बेरीवाड़ी वाद कहा जाता है इसको। आप सारा बुक में दिया, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया था कि अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है संविधान की प्रस्तावना में। दूसरा आया केशवानंद भारती केस, कब आता है, 1973 में। इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि संविधान में अमेंडमेंट पॉसिबल है। ये सारा आपको एकदम क्लियरली बताना है। और इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर कोई मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसा टर्म जो कि हमारे संविधान के लिए एकदम न्यू है, बेस है, उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि पूरा संविधान ही खराब हो जाएगा। 1976 में लेकिन आपको पता होगा कि 1976 में 42वां अमेंडमेंट के द्वारा 3 टर्म जोड़े गए। आपको भी याद होगा 3 टर्म क्या थे आपके, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। ये 3 टर्म जोड़े गए, आप इसको बता सकते हैं 22nd अमेंडमेंट में। अब सवाल ये उठता है कि हमने कहा कि ये संविधान का भाग नहीं है पहली बार, दूसरी बार कहा 1973 में कि है, केशवानंद भारती केस में, बेरीवाड़ी में हमने कहा था कि नहीं है। उसके बाद तीसरा केस आता है LIC केस। कब आता है, LIC केस में मिनर्वा मिल्स में, सबसे पहले मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आता है। इसमें भी कहा जाता है, एम लिख दूँ मैं यहाँ, केशवानंद भारती में के लिख दूँ, बेरीवाड़ी में बी लिख देता हूँ, कि इसमें कहा गया कि अमेंडमेंट पॉसिबल है, इसमें भी दोहराया गया। LIC केस 1995 में आया, इसमें कहा यस, ये संविधान का भाग है, इसीलिए कि संविधान का अगर भाग होगा तो अमेंडमेंट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बस बेरीवाड़ी केस में इसको कहा गया नो, बाकी सब में कहा गया यस, यानी कि लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे को छोड़ के अमेंडमेंट कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि क्या प्रस्तावना का संविधान में संशोधन हो सकता है कि नहीं, किस पे डिपेंड करता है। अगर संविधान का अगर वो अंग है तो हो सकता है, नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो सेम चीज़ संविधान का अंग है कि नहीं इसको बताइएगा, और अमेंडमेंट भी इसी आधार पे बता सकते हैं। दोनों चीज़ सेम ही होता है, अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, सारी टर्म थी, आप इसको यूज़ कर से आसानी से आप लिख सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार चीज़ों को हमने समझाया, बताने की कोशिश किया। आपका कमेंट जो है काफ़ी वैल्यूबल होगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पे क्या करिएगा, आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जितना टर्म इसमें दिया गया था सबको हमने कर दिया, क्लियर कर दिया। क्या क्या इसमें आपको पढ़ना था, सारा चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया, कि सारे टर्म को भी क्लियर कर, सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म, अमेंडमेंट, क्या ये पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, सब हमने क्या कर दिया, इसका क्लियर कर दिया। तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आज तक किसी भी डायमेंशन से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।